Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss BSc first year sample paper explanation 2022 सेक्शन ए। आपको पता है कि BSc फर्स्ट ईयर श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है HNB का भी ऐसा ही होता है और इसमें जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स से 16 क्वेश्चन आने। अभी बोर्ड में मैंने 12 लिखे हैं, एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ। साथ ही साथ 1 मार्क्स से रिलेटेड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ 1 मार्क्स के साथ साथ 2 और 4 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हम साथ साथ इससे रिलेटेड टॉपिक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, तो आओ सीखें। सबसे पहले मैं 12 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। 16 क्वेश्चंस हम आगे 4 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल अभी यहाँ पे इतने लिखे हैं। ऑन इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स। जब हम किसी रिएक्शन में 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है, चेंज हो जाता है। कितना चेंज हो जाता है वो आपको देखना है। तो इस केस में जब हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है, 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले तो एक समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कौन सी यूनिट से पूछा गया है। कॉपी पेन पकड़ के बैठ जाओ या स्क्रीनशॉट लेते रहो जैसे जैसे आंसर आ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी इसको इरेज करता रहूँगा। तो एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया, किसी भी केमिकल रिएक्शन में 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। ऐसा ऑन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करने पर रेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या रेट सेम रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में होता है? ये होता है 0 ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में। देखो, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेज टू सम पावर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगा दिया, पावर सेम है। तो वो कह रहा है कि रेट कांस्टेंट रहे। ऐसा तब होगा जब ये जो पावर है वो 0 हो जाए, क्योंकि किसी की पावर 0 का मतलब 1 आता है, तो रेट किसके बराबर आएगा? कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्या कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें आपका रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम हो जाए। तो रेट और रेट कांस्टेंट सेम हो जाते हैं। रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम आएगी तब जब आपके पास कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ठीक है। रेट, हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें रेट और रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाते हैं। तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन में रेट और रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है और एक आपका क्वेश्चन ये है। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाता हूँ। ये आपका एक रिएक्शन है, इसमें पूछा है आपसे मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझाओ। केमिकल काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन है, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, एक मॉलिक्यूल ये है ईस्टर, एक HOH मतलब H2O वाटर है ये। तो आपके पास एक मॉलिक्यूल ये है और एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने हैं आपके पास? 2। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट होते हैं उसी को उसकी मॉलिक्यूलरिटी, हिंदी में से आणविकता भी कहते हैं, इसे ऑर्डर को कोटि भी कहते हैं। तो आणविकता क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी विल बी इक्वल टू 1, ये आंसर है। मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाएगी। दूसरा क्या पूछा गया आपसे? ऑर्डर। तो देखो, ऑर्डर कैसे निकालते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो माना सपोज मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके 1 मोल लिए रिएक्शन 10 सेकंड में हो रही थी, इसके 2 मोल लिए रिएक्शन 20 सेकंड में हो रही थी, इसके हमने 3 मोल्स ले लिए, रिएक्शन 30 सेकेंड्स में हो रही है। आप इसकी कंसनट्रेशन को चेंज कर रहे हो, रेट चेंज होने में लगा है। आपने इसके 1 मोल लिए, रिएक्शन 10 सेकंड में हो रही थी, आपने इसके 2 मोल लिए, रिएक्शन 10 सेकंड में हो रही है। आप इसके 3 मोल्स ले रहे हो, तभी भी रिएक्शन 10 ही सेकंड में हो रही है। आप इस H2O का कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो लेकिन रेट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज करने पे रेट पे फ़र्क पड़ता है या जिनका कंसंट्रेशन रेट को डिसाइड करता है, उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो मॉलिक्यूल तो 2 हैं, सॉरी, इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे। मॉलिक्यूल तो 2 हैं लेकिन केवल यही मॉलिक्यूल है जो रेट को डिसाइड कर रहा है। तो ऑर्डर उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट को कहते हैं जिनका कंसंट्रेशन रेट को डिसाइड करता है। तो मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, ऑर्डर 1 है। अब एक बात समझो कि अगर मैं आपको ये बातें नहीं समझाता, ऐसा कभी लिख के भी नहीं आना है पेपर में कि ऐसा होता है, पता नहीं एक्सपेरिमेंट से क्या होता होगा,
बट जनरली आपको समझाने के लिए बात बताई गई है कि आप इसकी कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, रेट फ़र्क पड़ रहा है। ये बातें कैसे समझ पा रहे हो? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मॉलिक्यूलरिटी तो रिएक्शन को देख के बता सकते हैं, लेकिन ऑर्डर को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक्सपेरिमेंटल डेटा की ज़रूरत पड़ती है। एक्सपेरिमेंटल डेटा कैसे पता चलेंगे? एक्सपेरिमेंटल डेटा ऐसे पता चलेंगे प्रैक्टिकल से। तो हमें कभी भी जब भी ऑर्डर का क्वेश्चन पूछता है तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ बहुत कॉमन से रिएक्शन है जिनसे वो क्वेश्चंस बना के पूछ लेता है। तो आपका ये मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर हो गया। मैं एक चीज़ और इसी टॉपिक में एक टॉपिक और समझा देता हूँ। एक होती है स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसे हिंदी में छद्म एक अणुक अभिक्रिया भी कहते हैं। छद्म एक अणुक अभिक्रिया, यूनि मतलब एक, यूनिक, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑर्डर तो 1 आता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 1 नहीं आती है, ऐसी रिएक्शंस को स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS+ एंड Cl नेगेटिव इन CaCl आर। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि जब हम CaCl का क्रिस्टल बनाते हैं तो CS पॉजिटिव को मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, ये बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट होता है, और जो आपका Cl नेगेटिव है वो आपके कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। ये आपको सब स्ट्रक्चर के लिए याद ही रखना होता है। ऐसे ही NaCl के लिए भी देखते हैं, KCl के लिए भी, और एक CaCl, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसको बना के दिखाऊँ तो ये आपका CS+ बॉडी के सेंटर पर है, जबकि Cl नेगेटिव कॉर्नर पर लगे हुए हैं। तो एक CS+ कितने Cl से घिरा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 Cl से घिरा हुआ है। तो एक 8 Cl नेगेटिव से घिरा है, तो CS का कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 8। अब ये जो Cl नेगेटिव है वो इस बॉडी के सेंटर से जुड़े हैं, एक ही CS से घिरा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 1। लेकिन एक्चुअली में आप देखना कि ये एक रूम है, अपने कमरे में देखना, कमरे में आपका एक कोना होगा, उस कोने को बॉडी के सेंटर से लगाना, बगल में एक और रूम है, तो उसके बॉडी सेंटर से भी इसके पीछे भी एक कमरा है, इसके बॉडी के सेंटर वाले से, और इस रूम के आगे जो कमरा होगा, 4 तो ऐसे, वो जो Cl नेगेटिव कोने पे होगा आपके कमरे में, वो 4 तो ऐसे घिरा हुआ होता है, और 4 ऊपर कमरे भी हैं, क्योंकि इनफाइनाइट कमरे माने जाते हैं, यूनिट सेल्स मानी जाती हैं। तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 1 CS भी है, वो भी 8 Cl नेगेटिव से घिरा हुआ होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और याद भी रख लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। राइट 3 प्योरिफिकेशन मेथड ऑफ कोलाइड्स आर। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोलाइड वाली यूनिट ही है आपके पास। आप 12th में कोलाइड के नाम से सरफेस केमिस्ट्री के नाम से आता था 5th चैप्टर, यहाँ पर आपके पास कोलाइडल चैप्टर के नाम से है। तो कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइड, सबसे पहले तो सरफेस केमिस्ट्री मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगता था, थियोरटिकल, लेकिन जब आप इसे पढ़ते हो तो पूरी यूनिट को बहुत सजा के रखा है इसने। मैं आपको वीडियो का लिंक भी भेज दूंगा, कोलाइड वाला चैप्टर ढंग से पढ़ लेना, उसमें हम कुछ बातें कर लेते हैं। जब हम कोलाइड, सबसे पहले तो कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइड के टाइप्स पढ़ते हैं, कोलाइड बनाने के मेथड्स पढ़ते हैं, कोलाइड बनाने के बाद उसको प्योरिफिकेशन के मेथड पढ़ते हैं। तो कोलाइड बनाने के 2 मेथड होते हैं। बनाने के 2 मेथड है, कौन कौन से? कंडेंसेशन और डिस्पर्जन। कंडेंसेशन में हम 5 मेथड पढ़ते हैं, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, बाय एक्सेसिव कूलिंग। ये कुछ मेथड्स है कंडेंसेशन के अकॉर्डिंग अंडर में। और डिस्पर्जन में 2 मेथड चलते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ब्रेडिग आर्क मेथड, और आपका एक चलता है पेप्टाइजेशन मेथड। तो वो तो बनाने के मेथड है। क्वेश्चन है प्योरिफिकेशन मेथड बताओ। तो कोलाइड जब बन जाते हैं, उन्हें प्योर करने के मेथड जो चलते हैं वो मेनली 2 टाइप के प्योरिफिकेशन मेथड चलते हैं। एक तो डायलिसिस, एक है आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस, और एक और भी माना जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। तो 3 मेथड बोले हैं उसने, तो 3 मेथड ये हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम फॉर इमल्शन आर। इमल्शन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या क्या होते हैं? पहली बात तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट और सॉल्यूट जैसे हैं। ये आपका कोई सॉल्वेंट है, सपोज़
और ये आपका सॉल्यूट है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। सॉल्वेंट को सॉल्वेंट ना कह करके वो डिस्पर्जन मीडियम कहता है कोलाइड वाले चैप्टर में। डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट है, सॉल्यूट ना कह करके इसे क्या कहता है, डिस्पर्स्ड फेज कहता है। ये विलेय है, ये विलायक है। परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम है। तो जब ये मिलेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, उसे सॉल्यूशन ना कह करके कोलाइडल सॉल बोलता रहेगा, ये हम भी कह देंगे। तो इन्होंने जो कोलाइड सॉल बनाया वो कौन सा बनाया है, इमल्शन। तो इमल्शन में जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम रहते हैं वो दोनों ही लिक्विड और लिक्विड रहते हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड। इस पूरे वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका। ये आपके पास पूरी टेबल है। सॉल्वेंट आपने सॉलिड ले लिया, सॉल्यूट आपने सॉलिड लिक्विड गैस ले लिया, सॉल्वेंट आपने लिक्विड ले लिया, सॉल्यूट आपने क्या ले लिया, सॉलिड लिक्विड गैस। फिर आपने इसको गैस ले लिया सॉल्वेंट को और इसको सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन गैस वाला कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता, इसलिए आरटी टाइप के कोलाइडल सॉल्व बनते हैं। इस टाइप से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको वो पूरी टेबल ही याद रहनी चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल इमल्शन में वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड, ये ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन है हैविंग NaCl MgCl2 AlCl3, इनमें से किस में हाई कोagulation पावर होती है। अब ये क्या बोला है कोagulation पावर, जब हम कोलाइड बनाते हैं तो प्योर नहीं बन पाते, मतलब अच्छे से नहीं बन पाते, उन्हें और स्टेबल नहीं बन पाते। उन्हें स्टेबल बनाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो जो कोलाइड होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, जब हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो कोलाइड स्टेबल बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पेप्टाइजेशन मेथड। ये भी प्रिपरेशन बनाने का मेथड ही है कोलाइड के। लेकिन अब जब आप उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हो, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो चीज़ें अपने आयन में टूट जाती है, जैसे NaCl MgCl2 टूट जाएगा, Mg+2 2Cl नेगेटिव, AlCl3 टूट जाएगा, Al+3 3Cl नेगेटिव। इसमें जो कैटायन देख लो या एनायन देख लो, कितने कितने कैटायन एनायन में टूट रहा है, एक एक, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज या एक नेगेटिव। इसमें Z वैल्यू 2, इसमें वैलेंसी कितनी बोली जाती है 3, वैलेंसी 2 2 3 3 1 1, तो ऐसे वैलेंसी देखा जाता है, ऐसे वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। तो इसको समझाने के लिए कि जब आप चाहते तो हो कि आप कोलाइड में इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ और स्टेबल कोलाइड बनाओ ताकि स्टेबल बन जाए, लेकिन एक्चुअली में स्टेबल कोलाइड नहीं बनता। ये स्टेबल कोलाइड किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है, ये सस्पेंशन में बदल जाते हैं, कोलाइड से बड़े साइज़ में बदल जाते हैं और इनका प्रेसिपिटेट बन जाता है और प्रेसिपिटेट जाके चीज़ें नीचे चिपकने लग जाती हैं। तो उसे सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाना, प्रेसिपिटेशन कह दो, कोगुलेशन कह दो, फ्लोक्यूलेशन कह दो, सब वही टेक्निक है। तो वो ये कहता है कि जब आपने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया है, जिसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा आएगी 1 2 3, जिसकी भी वैलेंसी सबसे ज़्यादा आएगी उसमें कोगुलेशन पावर ज़्यादा होती है। हायर द वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हायर विल बी द कोगुलेशन पावर। तो अगर आप इसको ऑर्डर में लिखना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा कोगुलेशन पावर AlCl3 में है, क्योंकि Z वैल्यू 3 आ रहा था, Z वैल्यू 2 आ रहा है, Z वैल्यू 1 आ रहा है। खैर फिलहाल उसका क्वेश्चन क्या था, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोगुलेशन पावर किस में, आंसर इज़ AlCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का क्वेश्चन है, मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन थ्रू इंटरसेप्ट A 2B 3C। आपके पास कोई मिलर इंडिसेस दिए, फाइंड करने हैं आपको जो इस इंटरसेप्ट से जा रहे हैं। इंटरसेप्ट मतलब होता है अंतःखंड, माना ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, और आपने कोई प्लेन ले लिया, ये प्लेन लिया, प्लेन आपकी कॉपी का पतला सा पन्ना जैसा है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती। उसने x एक्सिस को A पर, y एक्सिस को 2B पर और z एक्सिस को 3C पर काटा है, ऐसा उसने गिवन दे रखा था। तो ये जो आपके इंटरसेप्ट दिए हैं, इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल को, इंटरसेप्ट के उल्टे को मिलर इंडिसेस कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं कि आपको इंटरसेप्ट दिए गए थे A 2B 3C, इसके कोएफिशिएंट ले लेंगे 1 2 और 3, ये आपको इंटरसेप्ट दे रखे हैं जो x y z एक्सिस पर काटा हुआ था। अब आपने इसका रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल 1 का उल्टा 1/1 1 ही रहेगा, 1/2 और 1/3 बन गया। तो ये तो बन गए आपके क्या, रेसिप्रोकल। अब आपने क्या करा, यही वैसे तो यही मिलर इंडिसेस हो जाने चाहिए थे, लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखोगे कि जो मिलर इंडिसेस होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, ये फ्रैक्शन में आ रहे हैं। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन से हटाने के लिए आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 2 3 का एलसीएम लोगे 6 से सब में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे
ये बन जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, तो आपका जो ये आया है मिलर इंडिसेस को लिखने का तरीका ये होता है कि आप बड़े ब्रैकेट में लिखोगे और बीच में कॉमा भी नहीं लगाओगे, तो 6 3 2 इज़ द मिलर इंडिसेस। इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल को ही मिलर इंडिसेस कहते हैं, बट वो फ्रैक्शनल नहीं बनना चाहिए, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखोगे। तो होप ये 5th क्वेश्चन भी हो गया। NaCl इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, NaCl किसका एग्जाम्पल है, कौन से डिफेक्ट का। NaCl 2 टाइप के डिफेक्ट शो करता है, जिसमें पहला तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है। डिफेक्ट के लिए मैंने अलग से पूरा एक्सप्लेन किया है सॉलिड स्टेट वाली उसमें क्वेश्चन में, वहाँ पे आप पूरा वीडियो डिफेक्ट वाला पढ़ सकते हो। तो NaCl एक शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है, और NaCl एक दिखाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन, ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन। जब आप पूरी वीडियो देख लोगे, हर एक एग्जांपल को समझोगे तो ये बात ढंग से समझ में आएगी। वैसे इसका आंसर शॉर्ट की डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन, जिसमें क्लोराइड आयन मिस हो जाते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उन्हें एफ सेंटर या फार्बे सेंटर कहते हैं। NaCl येलो कलर देता है ड्यू टू एफ सेंटर, वो सब मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है पूरा डिफेक्ट में, जा करके वीडियो देख सकते हो डिफेक्ट्स वाली। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज़, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है। पहली बात तो सरफेस टेंशन होता क्या है, आपके पास ये एक लिक्विड भरा हुआ है, माना 2 टाइप के पार्टिकल होते हैं, ए टाइप जो चारों तरफ से और बाकी मॉलिक्यूल इसे घेर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरे हैं बी टाइप के मॉलिक्यूल जो तीन ही टाइप से फोर्स लगा रहे हैं। ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो इसे ऊपर की तरफ खींच सके, तो जनरली ये नीचे की तरफ खींचते चले जाते हैं। तो नीचे की तरफ खींचेंगे तो डाउनवर्ड की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ऐसा फोर्स जो इसकी हाइट में, थोड़ी देर बाद इसकी हाइट में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, पहले इतनी डिस्टेंस थी फिर इतनी रह गई, तो ये जो ऊपर वाले रहते हैं ये टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, नीचे की तरफ खींचता रहता है कोई फोर्स। तो फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस में इसने जो चेंज किया है, पर लेंथ डिस्टेंस में जो चेंज किया है फोर्स लगने पर, उसी को सरफेस टेंशन कह रहे हैं। तो इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है डाइन, और पर सेंटीमीटर डिस्टेंस चेंज करने पे फोर्स लग रहा था तो डाइन पर सेंटीमीटर, या इसका दूसरा यूनिट न्यूटन पर मीटर, ये आंसर हो जाएगा। और इस पे मैंने प्रैक्टिकल पे भी एक वीडियो बना रखी है, वो वहाँ पे भी पूरी प्रैक्टिकल भी देख सकते हो। वैल्यूज़ ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट आर, क्रिटिकल कांस्टेंट PC, VC और TC की वैल्यूज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ आपको बतानी है। तो यहाँ पर PC, VC, TC, VC इक्वल टू होता है 3B, PC इक्वल टू होता है A/27 B² RB², और TC इक्वल टू होता है 8A/27 RB। A/27 B² PC की वैल्यू होती है और TC की वैल्यू इतनी है। वॉन डर वाल गैस इक्वेशन फॉर 1 N मोल्स इज़, वॉन डर वाल गैस इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो है P + A N² V माइनस NB इज़ इक्वल टू nRT। तो आप याद रखोगे कि N मोल्स के लिए वॉन डर वाल गैस इक्वेशन ये होती है। 1 मोल के लिए क्या होती है, P + A/V² V माइनस B इक्वल टू RT। एक्चुअली PV इक्वल टू RT में मॉडिफिकेशन करने से, प्रेशर करेक्शन करने पर, वॉल्यूम करेक्शन करने पर ये बनता है, तो इन्हें रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। इक्वेशन को ढंग से स्पेशली ध्यान रखोगे। तो मैं यहाँ पे 12 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 4 क्वेश्चन और डिस्कस कर लूँगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ इज़, बॉयल्स लॉ क्या होता है, कोई चीज़ कब बॉयल होती है, जब हम टेम्परेचर देते हैं। तो बॉयल लॉ को याद रखने का सबसे सही तरीका ये है कि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब बचता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। 3 टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ और गैलुसैक लॉ, 3-4 लॉ हैं जो इन तीनों फैक्टर्स पे ही मेनली डिपेंड करते हैं। तो जब आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया तो वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बल्कि ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आप देखते होंगे कि आप जब किसी गैस पर प्रेशर लगाते हो तो गैस लिक्विड में बदलती है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और करके बोलना चाहो तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो V इक्वल टू K/P कहोगे, और PV इक्वल टू K या कांस्टेंट कह सकते हो। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर PV की वैल्यू कांस्टेंट आती है, इसे बॉयल्स लॉ कहते हैं। दूसरा है काइनेटिक गैस इक्वेशन इज, काइनेटिक गैस थ्योरी, गैसियस स्टेट का सबसे पहला टॉपिक है गैस,
काइनेटिक गैस थ्योरी, और काइनेटिक गैस थ्योरी के बाद उस 5-6 पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए एक इक्वेशन तैयार करते हैं जिसे काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं, जो कि PV = 1/3 mn_v² आती है। फिर यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कह रहा है, और उससे पहले क्वेश्चन है फॉर विच रिएक्शन फॉर विच ऑर्डर यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट विल बी सेम। रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम हो जाएगी, ऐसा कौन से ऑर्डर में होगा। तो सबसे पहली बात तो एक समझ लो कि सबसे पहले तो रेट क्या होता है। समय, डिफरेंशिएशन का मतलब चेंज होता है, समय के साथ साथ कंसंट्रेशन में चेंज होना ही रेट है। माना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसकी बढ़ रही है, धीरे धीरे ये कम हो रहा है, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे कम होगा इसका मतलब रेट स्लो है, जल्दी से कम होगा जल्दी बढ़ेगा इसका मतलब रेट फास्ट है। तो समय के साथ साथ कंसंट्रेशन में चेंज को रेट कहते हैं। तो इसकी यूनिट होती है कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर, और इसकी यूनिट होती है पर सेकेंड। टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, सेकेंड ऊपर चला मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट भी मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाए, ऐसा कब होगा। तो जनरली रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। इससे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं ऑर्डर से रिलेटेड। अभी फ़िलहाल आपके पास ये जनरल यूनिट है। अब आप n की जगह 0 लगाओगे, 0 लगाओ तो मोल पर लीटर की पावर 1 आएगा, और मोल पर लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स, यानी कि यही आ जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑर्डर में होगा कि रेट की यूनिट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम हो जाए, तब होगा जब n की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा होगा। तो किस ऑर्डर के लिए ऐसा होगा कि जब रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट इक्वल आती है, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आती है। तो ये स्पेशल ध्यान रखोगे। अगर आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया है K = 5.9 × 10⁻6 मोल इनवर्स लीटर +1 सेकेंड इनवर्स, बोलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो जैसे आपके पास मोल की पावर -1 तब बनेगा जब मैं n की जगह 2 रखूँगा, 2 जहाँ पे n ऑर्डर होता है। तो 1 - 2 कितना होगा, -1। तो मोल की पावर -1, लीटर की पावर +1, और सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन इस वैल्यू से नहीं है, आपका क्वेश्चन इस यूनिट से था। तो n = सेकेंड ऑर्डर में सेकेंड, ये पूछेगा कि वैल्यू रेट कांस्टेंट की यूनिट ये है, बताओ ऑर्डर क्या है। तो ये यूनिट तब बनेगी जब इस यूनिट में जनरली आप क्या लिखोगे, n की जगह 2 पुट करोगे। तो आपने n की जगह 2 पुट किया, इसका मतलब ऑर्डर इक्वल टू कितना है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यूनिट को देख करके भी कभी क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की यूनिट क्या है। सबसे पहले तो विस्कोसिटी ये कहता है, लेयर है लिक्विड्स की, बहुत सारी लेयर है जो एक दूसरे के ऊपर फ्लो करती है। तो उसके फ्लो करने की टेंडेंसी विस्कोसिटी है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस फोर्स होगा जो उसे बहने से रोकेगा, जितना ज़्यादा फोर्स होगा तो फ्लूइडिटी कम होगी, बहेगा कम। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी फ्लूइडिटी उतनी कम होती है। तो उस लेयर पर लगने वाला फोर्स एरिया के प्रोपोर्शनल और फील्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कहते हैं। एक्चुअली यूनिट यहीं से आती है। तो नीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, F × dx, और A/dv नीचे आ जाएगा। तो F फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इसकी यूनिट होती है आपकी मीटर स्क्वायर। ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, x डिस्टेंस है। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, या न्यूटन × सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ द यूनिट फॉर विस्कोसिटी, न्यूटन × सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एक तो ये आपका आंसर है। या आपके पास दूसरा कई बार डाइन वाले यूनिट में भी आ सकता है, तो डाइन × सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसकी जो जनरल यूनिट है वो बोली जाती है पॉइज। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पॉइज हो गए। तो 1 मार्क्स के मैं आपको सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी हम सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए और वीडियोस बनाएंगे। और ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं सिर्फ 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-4 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से हर एक टॉपिक को ध्यान से सीखें, और साथ ही साथ बोलना पड़ेगा वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए। तो आप लोग समझदार हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोग बस ऐसे ही समझ के चले जाते हैं। थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रखा करें। थैंक यू।